तो सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। चमोली त्रासदी से जुड़ी हुई ये पहली खबर। चमोली त्रासदी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर अब तक 15 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया है। अलग अलग जगहों से 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। 14 शव अलग अलग जगहों से बरामद कर लिए गए हैं। अब तक रात भर रेस्क्यू कार्य चलता रहा। राहत बचाव कार्य रात भर चलता रहा। रेस्क्यू टीमें लगातार रात भर कार्य करते रहे। मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4 लाख राज्य सरकार की तरफ से, 2 लाख केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में जो घायल हैं उनको 50-50 हजार की केंद्र की तरफ से मदद भी मिली है। चमोली हादसे के बाद से यूपी में भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी ने डीएम को निर्देश दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहत बचाव का कार्य चल रहा है। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताजा तस्वीर में आप देखेंगे ये टनल है और इस टनल के भीतर लोग फंस गए थे और यह राहत बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है। इसी टनल में फंसे हुए हैं अभी भी कई लोग और उनको बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। वो किन परिस्थितियों में भीतर फंसे हैं, जिंदा मृत कैसे हैं, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन देखिए जेसीबी वहां पर है और जवान वहां पर है और लगातार देखिए रस्सियों के सहारे कैसे निकाला जा रहा है, मलबे को बाहर निकाला जा रहा है। और इस बीच में आप देखिए कि बड़े बड़े पेड़ भी भीतर चलेंगे। बड़ी बड़ी देखिए ये लताएं, देखिए इन बेलों को आप देखिए भीतर चले गए उस मलबे के साथ, उस बाढ़ में। बिल्कुल देखिए एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान यहां पर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी वहां पर देखिए ऑरेंज ड्रेस में वहां पर एनडीआरएफ इंडिया के जवान हैं वहां पे जो रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। मशीनें अत्याधुनिक इस्तेमाल की जा रही हैं रेस्क्यू के इस काम के लिए। आईटीबीपी के जवान वहां पर लगे हुए हैं और रेस्क्यू का काम रात भर चला, इस वक्त भी चल रहा है। टनल 100 फीट ऊंची और इसमें मलबा और गाद भरी पड़ी है। लाइव फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत ही दुष्कर, बहुत कठिन कार्य इस वक्त ये अंजाम दे रहे हैं और ये आप देखिए रात भर कार्य करने के बाद भी उत्साहित ये अपने कार्य के लिए। और देखिए अंदर से कैसे मलबा और गाद निकाली जा रही है। जो मशीनें हैं वो गाद और मलबा लेकर लगातार बाहर निकाल रही हैं और इसके अलावा इनको उम्मीद, इनको आशा कि अंदर जीवित लोग हो सकते हैं, उनको बचाया जाए, उनको सुरक्षित, उनको जीवित बाहर निकाला जाए और इसके लिए बहुत कठिन चुनौती। बिल्कुल शायद इसमें वक्त भी लग सकता है क्योंकि टनल का साइज बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में ये एक ही गाड़ी जा पा रही होगी और वही गाड़ी मलबा उठाकर बाहर ला पा रही। अगर ज्यादा स्पेस होता तो शायद 2 वाहन या 2 जेसीबी का सहारा लिया जा सकता था और जल्द ही कार्य पूरा होता। शायद इस वजह से भी इसमें वक्त लग रहा हो। बिल्कुल, जितना स्पेस है राजीव उसी के भीतर चीजें ले जाई जा सकती हैं या वापस लाई जा सकती हैं और अंदर मलबा और गाद भरी पड़ी है और यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आईटीबीपी के जवानों की और एनडीआरएफ के भी जवान हैं, एसडीआरएफ के भी लोग हैं। मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन के भी यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं जो उनको निर्देशित कर रहे हैं। जी हाँ। और इस सड़क के किनारे अगर आप देखेंगे मलबा रखा हुआ है, ये वही मलबा है जो भीतर से लगातार बाहर लाया गया है, निकाला गया उसको। और कुछ मलबा तो वो है जो नदी के साथ बह कर आया। आप देखिए दूसरी तरफ ये कंटेनर, यानी कि यहाँ पर लोग रह रहे थे, यहाँ पर मजदूर रह रहे थे, यहाँ पर लोग रह रहे थे, सुपरवाइजर, मॉनिटर करने वाले तमाम अधिकारी यहाँ पर थे कि टनल निर्माण के कार्य में जो लगे हुए थे उन सब के यहाँ पर रहने के इंतजाम थे। और अब देखिए इर्द गिर्द सब जगह पर मलबा ही मलबा, लेकिन आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जवान वहां पर तैयार हैं। आर्मी के जवान वहां पर हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और दिन खिला हुआ है, धूप खिली हुई है, ये बहुत राहत की बात राजीव। दिन बहुत साफ है। आने वाले कुछ दिनों तक बिल्कुल साफ दिनों का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। तो 1 हफ्ते तक अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जिसकी संभावना है, तो ये मौसम मदद कर रहा है इन लोगों की, इन जवानों की, इस रेस्क्यू टीम की। और लगातार वहां पर आप देखिए ये लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें उस जगह से जहां पर सबसे बड़ा डैमेज हुआ है। कल जब ये आपदा आई, जब मलबा आया, जब प्रवाह आया आवेग के साथ, ये चीजें इसी रास्ते से गुजरा और देखिए उसका फिलहाल क्या हाल है। गाद और मलबा जमा हुआ है टनल के भीतर। और एक और बात नोट करने वाली, आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ गहरी खाई है और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मीटर ऊंचा, कितने फुट ऊपर तक ये लहरें आई हैं। यहाँ टनल है और आप देखेंगे कि नदी की दूरी फिर भी है, नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। और देखिए अधिकारी वहां पर तैयार है, अधिकारी वहां पर तैनात है, बड़ी फोर्स वहां पर मौजूद है। तो इतनी ऊंची ये जो बाढ़ थी इतनी जबरदस्त थी कि ऊपर तक का हिस्सा प्रभावित हुआ है। टनल जहां पर थी, टनल के भीतर घुस गया मलबा और वो रेस्क्यू लगातार चल रहा है। 14 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। चलिए अब हम
अपने संवाददाता, अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ कनेक्ट हैं, पंकज राणा हरिद्वार से हमारे साथ हैं और बलराम पांडे ऋषिकेश से हमारे साथ हैं। पहले ऋषिकेश चलते हैं, बलराम के पास चलते हैं। बलराम, सुबह के 9 बज चुके हैं, सुबह के कुछ घंटे कैसे रहे और आगे का पूरा दिन ऋषिकेश में कैसा होता दिखाई दे रहा है आज आपको? बिल्कुल राजेंद्र, सुबह के 9 बज चुके हैं और प्रशासन पूरी तरह से यहां पर अलर्ट है। और अगर हम बात करें जो गंगा के तट पर होटल बनाए गए हैं वहां पर क्या स्थिति है, तो इस वक्त हम एक होटल में मौजूद हैं राजेंद्र, जहां पर जो पर्यटक हैं दूर दूर से आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये त्रासदी वहां पर हुई है तो उसके बाद यहां पर प्रशासन ने किस तरीके का अलर्ट जारी किया है और इनसे क्या कुछ कहा। आप देख सकते हैं जो गंगा का बहाव है वो पहले की तरह सामान्य है, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि जो गंगा का जलस्तर है वो अचानक से बढ़ेगा। यही वजह है कि प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी कर रखा था। लेकिन जो लोग होटल में मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं और प्रशासन ने किस तरीके का एहतियात बरतने के लिए आपको कहा है? जी, मेरा नाम अंशु भारद्वाज है। हम जयपुर ज़िले से आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग कल आए थे और यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि चामोली के जोशीमठ के पास में ग्लेशियर फटा है और इससे काफ़ी तबाही हुई। तबाही होने के बाद में जब हम यहाँ ऋषिकेश आए तो प्रशासन ने हमें अलर्ट किया कि आसपास के इलाकों में जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ ना जाया जाए। और ये भी बताया गया कि क्या क्या हमको अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ जो किए गए हैं उनका पूरा सहयोग लेना है। प्रशासन ने यहाँ पर जो भी व्यवस्था की है उससे यही पता लगता है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं और उनके जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर जो उन्होंने प्रशासन ने जितना भी SDPRF की जो प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है वो लोगों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। आप बताइए, आप कहां से आए हैं और आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम जयपुर से आए हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हम जहाँ से हरिद्वार में घुसते हमारे सतर्क कर दिया गया था कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे, कोई भी समस्या हो पुलिस को फोन करें। बलराम, ये सबसे अच्छी बात है कि ये लोग जागरूक हैं और इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं, विकट स्थितियों को समझ रहे हैं और उसी अनुरूप वो लोग बिहेव भी करें। ये सबसे अच्छी बात है कि वो खुद जागरूक हैं। बलराम, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार पंकज का रुख कर लेते जो हरिद्वार में अभी है। पंकज, हरिद्वार में ऋषिकेश से होते हुए गंगा आती है, लेकिन अभी वाटर लेवल क्या है, एक्सपर्ट क्या करें कि अगर बहाव पानी जो आता है, क्योंकि आप तो माप लिया गया होगा, अंदाजा लगा लिया गया होगा, ये कितना हो सकता है? क्या हरिद्वार में और इससे इतर अलर्ट किस तरह की तैयारियां हैं? क्या हर की पैड़ी की तरफ पानी आ रहा है या उसे रोक दिया गया? क्या वहां पर इंतजाम किया गया? बिल्कुल, देखिए कल जब जोशीगढ़ मठ से ये खबर आई कि एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया है उसके बाद ही पूरे प्रदेश भर में अलर्ट हुआ था। और क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है और तमाम श्रद्धालु हरिद्वार के कई घाटों पर स्नान करते हैं, उसके बाद सभी घाटों को खाली करा दिया गया था। हालांकि जो हर की पौड़ी का घाट है वहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारी भीमगोडा बैराज पहुंचे। उन्होंने सभी जो हर की पौड़ी की ओर जाने वाले फाटक हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया था और वहाँ पानी की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। और कल शाम की आरती में भी पानी नहीं था, हालांकि कुछ लोग वहां जरूर इकट्ठे हुए थे। और जो भी हरिद्वार के जितने भी घाट हैं, गंगा के नदी बने हुए हैं, चाहे नमामि गंगा के प्रोजेक्ट के तहत हो या अन्य ओपन घाट हो, सभी घाटों पर अनाउंसमेंट के जरिए पुलिस द्वारा, SDM द्वारा और DM द्वारा सभी जगह अलग अलग जो टीमें थी उनको भेजा गया था कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और सभी घाटों पर किसी भी लोगों को जाने का अनुमति ना हो। और जो गंगा के किनारे जो नील धारा का एरिया है, जो क्योंकि नील धारा का एरिया है ये यूपी की ओर जाता है और यहाँ पर 22 फाटक बने हुए हैं और DM से परमिशन लेने के बाद इसी नील धारा के सभी 22 फाटकों को खोल दिया गया था। यदि ज्यादा पानी का प्रभाव होता है या ज्यादा तबाही वाला मंजर इधर आता है तो सभी जो फाटक है उनके नीचे से पानी निकल जाए और यूपी की तरफ वो जाए। अलग अलग जगह उनको डिवाइड करने की बात जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही कर ली थी। जो यूपी सिंचाई विभाग के SDO है और तमाम अधिकारी हैं वो कल से ही यहाँ तैनात हैं, लगातार वो निगरानी बने हुए हैं। अभी फिलहाल उनका यह कहना है कि अब किसी भी तरह की कोई खतरे वाली बात नहीं है। जो हर की पौड़ी की ओर पानी जाता है उसको कुछ मात्रा में खोल दिया गया है, वहां पानी जा रहा है, स्नान वहां किया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ साथ ही जो भीमगोडा बैराज के 22 गेट हैं उनमें से कुछ गेटों को खोला गया है, बाकी बंद कर दिए गए हैं। यूपी की तरफ जो मेरठ या इसके अलावा मुजफ्फरनगर या बिजनौर की तरफ जो पानी जाता है उसमें सामान्य तौर पर भेजा जा रहा है और यूपी में अलर्ट है। और अब ये कह रहे हैं कि अभी किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सामान्य पानी जो गंगा में रोज प्रभाव होता है वही पानी आ रहा है। पानी का जलस्तर भी अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ पानी अभी आने की संभावना है। जी ठीक है पंकज।
कुछ पानी आने की संभावना है। मुझे लगता नहीं कि इतनी देर के बाद भी ये संभावना जीवित होगी। बहरहाल इससे पहले कि हम रवि केंतुरा के पास जाएं देहरादून, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उत्तराखंड के डीजीपी ने क्या कहा। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था। ये जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग, कल एसडीआरएफ के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, तो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है। उसमें अभी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। तो डीजीपी को आपने सुना और हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रवि केंतुरा भी जुड़े हुए हैं। रवि, अब यही एकमात्र कार्य बचा हुआ है कि कैसे जो लोग मिसिंग हैं उनको ढूंढा जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाए, सबको बरामद कर लिया जाए। तो ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, चूंकि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है सेना के, इसके साथ साथ वायुसेना का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस खबर से जुड़ा हुआ जो अपडेट आपके पास है फ्रेश, वो आप दर्शकों को दें कि आंकड़ा क्या कुछ है, किस तरह से कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री देहरादून में मुख्यमंत्री ने क्या क्या निर्देश दिए और मुख्यमंत्री कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि पूरी तरीके से जिस तरीके से एक बात तो ये है कि ये एक वक्त में हुआ, जैसे ही ग्लेशियर टूटा है तो पूरी तबाही का मंजर एक वक्त में था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ है। और शायद एक आंकलन ये भी है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, और ये वाली जो प्राकृतिक आपदा है इसमें सबसे पहले चंद घंटों में रेस्क्यू टीमें सबसे पहले पहुंची हैं। ऐसा भी पहली बार हुआ है, क्योंकि अक्सर जो है तभी इस तरीके की आपदाएं आई हैं जब मौसम खराब रहता है। तो ऐसे में देहरादून से अगर बात करें तो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, पल पल की अपडेट ली जा रही है और इसके साथ ही तमाम जो दिशा निर्देश है वहां पर दिए गए हैं। तो सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम जो रेस्क्यू है वो कल करीब 11 बजे के बाद से शुरू हो गया था, पूरी रात भर चलता रहा और अभी भी लगातार जारी है। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो टनल एनटीपीसी की, जो पूरी तरीके से मलबे से भरी हुई है और उसमें जो है 121, जिस तरीके से डीजीपी ने एक आंकड़ा बताया कि एक आंकड़ा है कि करीब इतने लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं। तो उसमें कई लोगों को तो लाइव भी निकाल दिया गया है, लेकिन अब काफी वक्त हो गया और ऐसे में संभावनाएं तो कम होती हैं, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि जो लोग वहां पर हैं उनको जो है निकाला जा सके। और बहुत ज्यादा मलबा है, उस पर पूरी तरीके से जो है रेस्क्यू अभियान है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से पूरी क्षति हुई है वो काफी है। रेणी गांव को जोड़ने वाला जो पुल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और जो बॉर्डर पर जो ये पुल बनाए गए थे, इसके साथ अगर हम बात करें तो 4 जो अन्य पुल थे, छोटे पुल, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और करीब करीब ये आंकलन है कि 17 गांव पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और ऐसे गांवों में किसी भी तरीके से राशन की, खाने की, खाद्य सामग्री की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों को जो है हेली माध्यम से भी राशन पहुंचाया जाए। 2 नंबर भी जारी किए गए हैं। एक नंबर है 1070, जिस पर कि किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो वहां पर जो है फोन कर सकते हैं, अपनी मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और भी जारी किया गया है। तो लगातार हम भी अपने दर्शकों को पहले ही बताते रहे किस तरीके के नंबर जारी किए गए हैं। तो किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई सूचना, किसी और के गांव की दिक्कतों को इन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। तो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और एक सही बात यह रही, एक राहत की बात यह रही कि आपदा जो है वन टाइम आपदा थी, उसके बाद स्थिति सामान्य है। लेकिन इसी तरीके से जो पूरा एक रूट है उस पर तमाम अस्पतालों को भी पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। तस्वीरें सीधी अभी आप देख रहे थे वहां पर जहां पर टनल है, जहां पर ये उसको क्लियर करने का काम चल रहा है। रेणी गांव के पास की भी तस्वीर है और देखिए कैसे यहां पर आपदा से जो तबाही हुई है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तपोवन के हिस्से की, देखिए एनटीपीसी प्लांट भी सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरह से जो है इसका आधा हिस्सा तो पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए ट्रक को आप देखिए, ये आप ट्रक को देखिए कि मलबे में दबा हुआ है ये ट्रक।
तो प्राकृतिक आपदा को कहीं ना कहीं मानवीय भूल ने बढ़ाने का कार्य किया है। जो बीच बीच में ये जो डैम बने थे, छोटे छोटे रिजर्वायर बने थे, उसने पानी को और बढ़ाया और वेग बढ़ता चला गया और फिर तबाही मचती चली गई। और अब समेटने का कार्य, लगातार राहत बचाव का कार्य चल रहा है। देखिए जवान वहां पर तैयार हैं और जो स्निफर डॉग्स हैं वो भी वहां पर हैं, ताकि बिल्कुल कि अगर कोई दबा हो इस मलबे में, कोई जीवित हो, तो उसके बारे में ये डॉग्स इशारा करें और उसके बाद वहां पर पिन पॉइंट तरीके से खुदाई का काम हो, मलबा हटाया जाए और अगर कोई जीवित अंदर दबा हुआ है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसलिए स्निफर डॉग्स भी एक्शन में हैं। और ये आप बिल्कुल ये वो जगह है जहाँ पे ब्रिज था संभवतः राजीव, और वो बह गया जी, ये वही जगह लगती है। देखिए कैसे यहाँ पे टीमें तैनात हैं, एसडीआरएफ की भी, एनडीआरएफ की भी, आईटीबीपी की भी, स्थानीय जो पुलिस है और आर्मी, ये सभी लोग यहाँ पे लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। जी हाँ, मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है और बढ़कर वो अभी 14 हो गई है और ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मिसिंग जो है उनकी संख्या ज़्यादा है और अलग अलग अधिकारी अलग अलग आंकड़ा भी सामने रख रहा है। ऐसे में ऐसा भी लगता है कि एग्जैक्ट उनको भी फिगर नहीं मालूम। तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, ऐसे में क्या सभी शव, देखिए सभी लोग मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि मलबा गाद इतना ज़्यादा है कि वो गाद ही कई मीटर ऊंचा उठ गया। तो ऐसे में सब क्या खोदा जाएगा, क्या सब हटाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ये कुछ और तस्वीरें हैं कि क्या अलर्ट कहाँ कहाँ पर अलर्ट है, किस तरह की तैयारियां कहाँ कहाँ पर है, ये अलर्ट है। देखिए रुद्रप्रयाग से लेकर टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार में हमने तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर अलर्ट है, ऋषिकेश में अलर्ट है।